नमस्कार साथियों। आइए इस सेशन में हम समझते हैं आधुनिक भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को और पूरा डिटेल्स में एनालाइज करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो आप इस सेशन को फुल वॉच करें और देखने का प्रयास करें कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस के सेक्शन को इंटीग्रेट करके स्टडी किया जाता है एंड कैसे आप यदि मेंस की प्रिपेयर करते हैं, अगर प्रिपरेशन बेहतर होती है तत्पश्चात आपके प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वहां से फिल्टर होते हैं। तो आप इस चैनल पे यदि नए हैं गाइस तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। सुनाओ, आइए हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। हम इस टॉपिक को पूरी गहनता से समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति क्या था और उसके अधीन में ब्रिटिश की मंशा क्या थी। वैसे आपको पता है कि ब्रिटिश का केवल एक ही उद्देश्य था कि वह लाभप्रद के उद्देश्य से एक तरह से वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के संदर्भ में हमें ये जानना है कि एक्चुअल में ब्रिटिश सत्ता का जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार कैसे हो रहा है और अलग अलग काल क्रम के अनुसार कैसे अलग अलग नीति बनता है, जैसे ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरह से विस्तार करने में आसानी होती है। तो हम ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के संदर्भ में हम यहाँ पे दो टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, राइट। पहला सहायक संधि और दूसरा हम पढ़ेंगे डलहौजी की नीतियां, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में क्या क्या पॉलिसीज बना जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का एक टर्निंग पॉइंट था, और सहायक संधि के संदर्भ में भी हम बातें करेंगे। तो गाइज आइए हम शुरू करते हैं सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में। कैसे हम इसमें डिटेल्स में एनालाइज करेंगे, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं कि जैसे अगर सहायक संधि के बारे में जैसे हमें पढ़ना है, संधि सहायक संधि, तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट, मतलब क्या में हमें जानना है एक्चुअल में सहायक संधि क्या था। दूसरा, इसे क्यों लागू किया गया था, तीसरा, हम इसके प्रावधान या विशेषताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रावधान या विशेषताएं क्या थी सहायक संधि का, और लास्ट में हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष देखा जाता है, या फिर अगर बात करें लाभ और हानि की बात होती है, या फिर गुण एवं दोष की बात होती है। गुण एवं दोष, आप पक्ष लिख सकते हैं, ठीक है, विपक्ष लिख सकते हैं, या फिर लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि भी आप लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से टॉपिक को डिटेल्स में एनालाइज करेंगे कि आपको पूरी तरह से जो प्रावधान था, जो विशेषता था वो समझ में आए, और आपको यहाँ से पीटी के क्वेश्चन कैसे फिल्टर करने हैं उसमें भी आपको इस तरह से बहुत ही आसानी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं सहायक संधि। सबसे पहले हम इन दो पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में सहायक संधि का उद्देश्य क्या था। जैसे सहायक संधि के संदर्भ में बात करें तो ब्रिटिश सत्ता एक तरह से भारतीय देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप करके और उनसे लाभप्रद की योजना बनाकर कहीं ना कहीं ब्रिटिश ये चाहता था कि हम एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करें। लेकिन यह योजना कैसे शुरू होता है, थोड़ा सा हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर सहायक योजना की बात करें, सहायक संधि योजना की बात करें, संधि का तात्पर्य क्या है कि कैसे सहमति एग्रीमेंट कैसे करना है। सहायक संधि यानी कि नाम से ही पता चलता है कि उसे सहायता देना है, किसे, जिस देशी राज्य को आप एक तरह से सहायक संधि के तहत आप उसको अपने ब्रिटिश सत्ता के अधीन में रखते हैं या फिर अपने अंतर्गत रखते हैं। तो योजना कहाँ से शुरू होती है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले
यू नो बहुत ही आपने नाम सुना होगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का। ओके, तो डुप्ले ने सबसे पहले यह योजना तैयार किया था, जिसे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने इसे एक तरह से समर्थन दिया और इसे लागू किया। तो डुप्ले के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने एक तरह से इस पे सहमति बनाई और अवध को एक तरह से इस नीति का सबसे पहला हिस्सा माना, यानी कि अवध के क्षेत्र में रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू कर दिया। इसके पश्चात सहायक संधि का जो व्यवस्थित नाम है, सहायक संधि प्रणाली का जो व्यवस्थित नाम है, वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो गवर्नर था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया था। यानी कि व्यवस्थित अगर नाम की बात करें तो ये दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझनी है कि योजना डुप्ले के द्वारा तैयार किया गया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने इसे अवध के क्षेत्र में सबसे पहले नीतिगत समर्थन दिया। लेकिन पूर्णतः अगर देखा जाए तो सहायक संधि प्रणाली का जो व्यवस्थित नाम है वो लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में देखा जाता है और इसने दिया था। अब स्पष्ट हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होता है 1798 से 1805। अब लॉर्ड वेलेस्ली जैसे ही भारत की भूमि पर आते हैं तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उद्देश्य था कि जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, उसको एक तरह से सर्वोच्च शक्ति प्रदान करना और साथ ही साथ जो देसी राज्य है, भारत के जो देसी राज्य है, उसको एक तरह से अपने सत्ता में मिलाना। तो अब ये धीरे धीरे प्रक्रिया जो है वो यहाँ से तैयार हो रही है और सहायक संधि के संदर्भ में ब्रिटिश सत्ता केवल लाभप्रद के उद्देश्य से यहाँ पे काम कर रही है और उनको केवल लुभावने दिए जा रहे हैं देसी राज्य को कि आपको आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन केवल इसका एक ही उद्देश्य था लॉर्ड वेलेस्ली का कि वो कैसे सर्वोच्च शक्ति अपने कंपनी को स्थापित करे और दूसरा कि कैसे देसी राज्य को अपने अधीन करे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो विस्तार है वो पूरी तरह से भारत में उसका विस्तार हो जाए। तो ये एक तरह से सहायक संधि के रूप में जानते हैं। दूसरा, क्यों लागू की गई थी? क्यों के पीछे बहुत रीजन है। एक तो ब्रिटिश को बहुत बड़ी बाजार की नीड थी, यानी कि बाजार उसको चाहिए था बहुत बड़ा। दूसरा कि यह उस समय की बात हो रही है जब नेपोलियन के संदर्भ में, जब देखेंगे आप नेपोलियन के अभियान के संदर्भ में, तो फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में ब्रिटिश को वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे भारत के जो राज्य हैं, जो भारत में जैसे फ्रांस और फ्रांसीसी और जो मैसूर के गठबंधन थे, वह एकता को प्रदर्शित कर रहा था, जिससे ब्रिटिश को यहाँ भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। तो वो भी एक उद्देश्य था कि कैसे एक तरह से भारतीयों को फ्रांसीसियों से दूर किया जाए, जिससे भारत में एक बाजार की नींव पड़े और अंततः जो है वो भारत ब्रिटिश के अधीन बना रहे। तो यह इस प्रकार से सहयोग जो स्थापित होगा देसी राज्य के संदर्भ में, वो जितना हो सकेगा वो ब्रिटिश करेगा। अर्थात सहायक संधि की जो लागू करने की एक तरह से अवधारणा थी वो इस तरह से यहाँ से विकसित हुई थी। तो सहायक संधि के संदर्भ में आपने 3-4 पॉइंट्स को जाना कि क्या है और क्यों लागू की गई थी। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सहायक संधि की विशेषता, तो सहायक संधि की विशेषताओं पर अगर हम थोड़ा सा दृष्टिपटल करें तो आप समझ पाएंगे कि पहली विशेषता इसकी क्या थी कि जो भी देसी राज्य है, तो गॉट माय पॉइंट, जो भी देसी राज्य है, यानी कि उस देसी राज्य में एक तरह से एक सेना स्थापित की जाएगी, ब्रिटिश सेना स्थापित की जाएगी, ब्रिटिश सेना स्थापित की जाएगी। तो जो भी सहायक संधि के अंतर्गत जिस राज्य को एक तरह से संधि जो राज्य करेगा, तो वहां पे ब्रिटिश सेना एक स्थापित की जाएगी, जिसका खर्च एक तरह से देसी राज्य के जो शासक होंगे, जो राजा होंगे, वो उसका खर्च
और व्यवस्था को देखने का काम करेंगे। तो जिसका खर्च कौन उठाएगा? देसी राज्य उठाएगा। तो ये पहली उसकी विशेषता थी कि ब्रिटिश एक सेना स्थापित की जाएगी, राइट, और फिर उसका एक तरह से खर्च कौन उठाएगा? तो देसी राज्य उठाएगा। दूसरी अगर हम बात करें गाइस, तो दूसरा ये बात हुआ था कि देसी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की स्थापना की जाएगी। एक ब्रिटिश रेजिमेंट या प्रतिनिधि होगा, यानी कि देसी राज्य में एक ब्रिटिश अपना एक रेजिमेंट जो है वो रिकमेंड करेगा, और या फिर उसका एक प्रतिनिधि होगा यहाँ पे। अगर तीसरा मैं बात करूं, तो तीसरा देसी राज्य के संदर्भ में ये बातें की गई कि यूरोपीय या ब्रिटिश के विरुद्ध जो भी देश या व्यक्ति अगर उसके विरोधी है, उसके शत्रु है, तो आप अपनी सेवा में, यानी कि देसी राज्य सेवा में नियुक्त नहीं करेंगे। तो एक तरह से सेवा नियुक्ति पर प्रश्न था। सेवा नियुक्ति पर क्या प्रश्न था कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश या यूरोप का अगर शत्रु है तो देसी राज्य उसे सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता है। तो सेवा नियुक्ति पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और भी दो तीन बातें हुई थी, जैसे ये बातें की गई कि कोई भी देसी राज्य है तो जो युद्ध होता है अगर किसी राज्य से या फिर किसी देश से, तो युद्ध और शांति के संदर्भ में जो समझौता होगा, जो निर्णय होगा, वो ब्रिटिश का होगा। वो कौन करेगा? वो ब्रिटिश करेगा, यानी कि ब्रिटिश के अधीन में उसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इसकी विशेषता और इसके प्रावधान को एक तरह से दिखाता है, जो सहायक संधि के संदर्भ में जाना जाता है। तो सहायक संधि की मूलतः जो विशेषता थी वो इस प्रकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है गाइस, यहीं से आपके पीटी के भी क्वेश्चन फिल्टर होते हैं। अगर दो तीन स्टेटमेंट यहाँ से बन गया तो फिर आप समझेंगे कि ये किस बुक से आ गया, कहाँ से आ गया। तो इसलिए कभी भी मेंस को एक तरह से टारगेट करके ही आपको पढ़ना चाहिए, ताकि पीटी के क्वेश्चन फिल्टर हो। खासकर पीसीएस और यूपीएससी के संदर्भ में मैं बातें कर रहा हूँ, तो इससे आपको भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। सो और एक बात की गई थी, अगर विशेषताओं की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर देसी राज्य है तो उसके आंतरिक जो भी मामले होंगे, एक तरह से ब्रिटिश जो वहां पे प्रणाली है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसकी बात की गई थी। दूसरी कि इसकी विशेषताओं में अगर हम अगला बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध से सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, तो ये भी बातें की गई थी इसके प्रावधान के अंतर्गत। तो मूलतः जो सहायक संधि की विशेषता थी वो इस प्रकार थी। अब आते हैं इसके मूल्यांकन पक्ष पर। मूल्यांकन पक्ष पे करते हैं। जैसे मूल्यांकन में क्या होगा, एक तो होगा कि गुड, मतलब अगर हम बात करें, और दोष, तो ब्रिटिश को अगर हम इस साइड रख दें, यानी कि ब्रिटिश को लाभ, और यहाँ पे लिख सकते हैं भारत को हानि। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि ब्रिटिश को एक्चुअल में क्या लाभ हुआ। जब सहायक संधि के संदर्भ में मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तरह से ब्रिटिश को क्या लाभ हुआ। तो ब्रिटिश को सबसे पहले तो इसने देसी राज्य को एक तरह से मिलाकर वह पूरी तरह से देसी राज्य को निशस्त्र कर दिया। ओके, क्या कर दिया? निशस्त्र कर दिया। तो एक तरह से पूरी तरह से वहां की जो प्रजा के प्रति जो राजा का उत्तरदायित्व होता था, उसकी भावना एक तरह से खत्म हो गई, और धीरे धीरे वह देसी राज्य कमजोर होते चला गया। तो एक तरह से ब्रिटिश को वहां पे जो है वो एक तरह से लाभ हुआ, क्योंकि अब ब्रिटिश का जो एक तरह से शोषण करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं और भी उत्कृष्ट बन गया। दूसरी बात है, ब्रिटिश को क्या लाभ हुआ कि ब्रिटिश की जो वहां सेना थी, जो वहां की ब्रिटिश सेना थी, उसका खर्च देसी राज्य के द्वारा दिया जा रहा था, यानी कि देसी राज्य के धन से तैयार किया जा रहा था, जबकि यह ब्रिटिश सेना भारत के विरुद्ध ही प्रयोग किया जाना था। तो इससे कह सकते हैं कि फलतः ब्रिटिश को वहां पे लाभ
की प्राप्ति हुई। तीसरी पॉइंट ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि ब्रिटिश को एक तरह से बड़ा बाजार मिला और देसी राज्य धीरे धीरे पूरी तरह से कमजोर होते चला गया और खासकर फ्रांसीसी का जो प्रभाव था वो नगण्य हो गया और एक तरह से ब्रिटिश पूरी तरह से एक तरह से उसका ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का जो विस्तार है वो उस विस्तार पूर्वक होने लगा। तो आप इससे लाभ पॉइंट में दिखा सकते हैं 3-4 पॉइंट्स में। भारत को हानि क्या हुआ? भारत को हानि किस प्रकार हुआ कि अब जो देसी राज्य के राजा थे एक तरह से वो अपना एक तरह से जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अधीन में हो गया, जिससे प्रजा जो है वो प्रजा के प्रति जो उनकी भावना थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब जो प्रजा का भय हुआ करता था राजा के मन में कि प्रजा विद्रोह करेगा, वो भी भय जो है वो खत्म हुआ, क्योंकि देसी राज्य के जो भी शासक थे वो यह सोचते थे कि ब्रिटिश के अधीन रहेंगे तो ब्रिटिश के विरुद्ध में कोई प्रजा जो है वो एक तरह से शिकायत और आंदोलन नहीं करेगी। तो यह एक प्रकार से भारत को हानि पहुंचाता है। दूसरा कि जो भी शासक थे वो एक तरह से भोग विलासिता के जीवन में यापन करने लगे और एक तरह से आलस्य जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो ये भी भारत को एक तरह से हानि हुआ। तीसरा कि हस्तशिल्प उद्योग का एक तरह से पतन हो गया, क्योंकि देसी राज्य जो भी थे वहां के शासक जो थे वो इसके संरक्षण एवं खरीदार थे। अब यह डिपेंडेंसी जो है वो एक तरह से इतनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश के अधीन होने के बावजूद वह अपने निर्णय लेने में असक्षम हो गए। तो इस प्रकार भारत को एक तरह से हानि का सामना करना पड़ा। तो मूलतः आप 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा सकते हैं जिससे भारत को हानि प्राप्त हुआ, राइट। तो यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के संदर्भ में मूल्यांकन और गुण एवं दोष के बारे में आप समझ पाएंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। जैसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य, सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य, होने वाले देसी राज्य, होने वाले देसी राज्य। तो गाइस ये पूरी तरह से प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं। आप मेंस में भी थोड़ा बहुत डेटा दिखा सकते हैं, बट ये पीटी के पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले अवध, सॉरी हैदराबाद 1798, फिर आता है तंजौर प्लस मैसूर। बाद वाले देसी राज्यों में हैदराबाद 1798, तंजौर मैसूर 1799, राइट। औध और पेशवा 1801, भोसले और बड़ार 1803, इसके साथ साथ सिंधिया को 1804 में एक तरह से शामिल किया गया था। और जो भी छोटे छोटे, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे भरतपुर, भरतपुर के जो राजपूत शासक हैं वो भी 1818 में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो जोधपुर, जोधपुर और मछेड़ी बुंदी के जो शासक थे वो भी 1818 में शामिल हुए थे। इसके पश्चात जो अंतिम रूप से सहायक संधि में शामिल होने वाले थे वो एक तरह से होलकर थे। होलकर अंतिम मराठा थे, होलकर अंतिम मराठा थे जो 1818 में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाले देसी राज्यों का क्रम भी आपको पता चल गया। और एक तरह से पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यदि आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो डेफिनेटली आप वैल्यू एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं, बट फैक्चुअल जो है वो इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, इसके अलावा अवध, पेशवा, भोसले, बराड़, सिंधिया, भरतपुर के शासक राजपूत जो शासक थे, जोधपुर मछेड़ी बूंदी के जो शासक थे, और अंतिम में एक तरह से होलकर जो थे वो 1818 में मराठा के संदर्भ में शामिल होने वाले राज्य थे। तो इस प्रकार अगर देखें ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का, तो कहीं ना कहीं देसी राज्य के अधीन में ही ब्रिटिश योजना तो बनाया, लेकिन भारतीयों की स्वतंत्रता न होकर, एक तरह से देसी राज्यों की स्वतंत्रता न होकर उनकी भोग विलासिता और आलस्य का जीवन बन गया, जिससे वहां की सत्ता कमजोर होने लगी
और प्रजा के मन में जो विश्वास था, जो अटूट विश्वास था एक राजा के प्रति, शासक के प्रति, वो भी दुर्बल हो गया। तो इस तरह से स्वतंत्रता का लाभ देकर कहीं न कहीं स्वतंत्रता न दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का विस्तार धीरे-धीरे होने लगा और इस प्रकार अनेक ऐसे राज्य हैं जो सहायक संधि के लिए एक तरह से तैयार हो गए। तो मैं आशा करता हूँ साथियों कि आपको सहायक संधि के संदर्भ में आया होगा समझ में। नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे डलहौजी की नीतियाँ, आप उसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे, देन आपको और भी समझाने में ज़्यादा एक तरह से अच्छा भी लगेगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डलहौजी की नीति एवं कार्य के संदर्भ में। ओके, धन्यवाद।